नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 15 की। तो आइए इसमें आगे बात कर रहे हैं हम लोग 14 के आगे, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो बहुत पहले आ गया था, स्टीफन के समय से करीब 100 साल से भी ज़्यादा पहले, इन 1792। प्रीवोस्ट क्या ऑब्जर्व किए? ऑब्जर्व दैट ऑल द बॉडीज एक्सचेंज देयर हीट एनर्जी वॉट एवर मे बी देयर टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी है तो वो क्या करता है कि सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करते रहता है। मतलब कि अपनी हीट एनर्जी सराउंडिंग को भी दे रहा है और सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब जितनी एनर्जी वो सराउंडिंग को दे रहा है उतनी ही वो सराउंडिंग से वापस ले भी रहा है। तो ये चलता रहता है। द ऑल द बॉडीज एक्सचेंज देयर हीट एनर्जी वॉट एवर मे बी देयर टेम्परेचर, that is all the bodies exchange the heat at all the temperature with its surroundings, and the amount of heat exchange depends upon the nature of the surface of the body. तो प्रिवोस्ट ने ये बताया था कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात हो गई कि नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी का सरफेस किस नेचर का है। अगर वो साइनी है तो बहुत ज़्यादा हीट ऑफ रेडिएशन होगा, रफ है तो स्लो हो सकता है ना, इस तरह की चीज़ होगी। द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया अगर कम है तो कम हीट ऑफ रेडिएशन होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा रेडिएशन होगा। एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब अगर हाई टेम्परेचर पर है तो वहाँ भी रेडिएशन आपका ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, और कम है तो फिर कम एनर्जी रेडिएट होगी। तो ये सारे चीज़ों इन्होंने प्रीवोस्ट ने अपनी थ्योरी में बताया था। लेकिन क्या था इस थ्योरी की प्रॉब्लम क्या थी? बट देयर वॉज नॉट एनी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन थ्योरी। जो भी थ्योरी इन्होंने दिया कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर करेगा, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या वेरिफिकेशन नहीं था इनके पास। इसीलिए ये थ्योरी जो है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, वाइडली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बट बाद में जब बहुत सारे रिसर्च हुए और 1900s में स्टीफन और बोल्जमैन ने जब काम किया, प्लैंक ने काम किया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके जब काम किए तो देखे कि इसी प्रीवोस्ट थ्योरी का जब मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखते हैं तो वो स्टीफन बोल्जमैन ने यहाँ पर फाइंड किया था। तो इसलिए यहाँ पर स्टीफन बोल्जमैन दोनों दो साइंटिस्ट हैं, वो उनके लॉ के रूप में यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसको शॉर्ट में स्टीफन्स लॉ भी हम लोग कहते हैं। तो इट इज़ द मॉडिफाइड एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रीवोस्ट थ्योरी। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछता है कि स्टीफन लॉ जो है वो कौन सी थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है तो हम कहेंगे प्रीवोस्ट थ्योरी, which which is based upon the Planck's theory of black body radiation। तो जो स्टीफन्स लॉ है वो किस चीज़ पर आधारित है? प्लैंक्स बॉडी, जो प्लैंक्स ने लॉ दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए उस पर आधारित है। मतलब कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होंगे दे आर क्वांटाइज्ड, है ना, तो उस पर आधारित है ये। तो इन्होंने क्या किया? दे कैलकुलेटेड दैट मीन वैल्यू ऑफ द इमिसिव पावर। तो स्टीफन ने क्या किया? मीन वैल्यू ऑफ इमिसिव पावर को कैलकुलेट किया एवरेज ओवर ऑल दी वेवलेंथ्स बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्लैंक थ्योरी के अनुसार जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस आ रहे थे तो वो रेडिएशंस 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस आ रहे थे। तो ओवरऑल कितनी एवरेज एनर्जी आ रही है? तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, चूंकि लेमडा के टर्म में हम लोग उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो उसको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उन्होंने उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, तो एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर जो ग्राफ आता था तो उन्होंने निकाला इस तरह से एवरेज। तो ये जो उन्होंने यहाँ पर जो प्लैंक्स ने जो भी इक्वेशन दिया था उसी इक्वेशन को रख करके उन्होंने एवरेज का कैलकुलेशन किया, जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है। और फिर जब उसको सॉल्व किया तो उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की कि जो भी ये एवरेज एनर्जी थी, एवरेज इमिसिव पावर कह सकते हैं आप, तो इमिसिव पावर जो भी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके पावर 4 के। ठीक है, और इसी बात को कह दिया गया स्टीफन्स लॉ। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी और फिर ये कांस्टेंट आता है जो सिग्मा से डिनोट किया जाएगा, विच इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट या कभी कभी स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए 5.67, याद करने में बड़ा आसान है, 567 और इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, 567 इंटू 10 पावर -8। तो एक लगातार नंबर्स हैं, सो आप याद रख सकते हैं। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट की बात आएगी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। तो वो आप किसी भी जैसे इसी फार्मूले से, क्योंकि इसका यूनिट हमने पहले ही पढ़ रखा है,
तो उसके साथ अगर ये केल्विन इधर आ जाएगा तो इससे आप सिग्मा का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्टीफन ने यहाँ पे जो भी इक्वेशन यूज़ किया था, तो प्लैंक्स ने जो भी एक इक्वेशन दिया था तो वो भी आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक शॉर्ट हम यहाँ पर आपको एक वहाँ एक झलक उसका दिखा सकते हैं कि प्लैंक रेडिएशन में जो उन्होंने काम किया था उसके अनुसार जो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में उन्होंने काम किया था, तो एनर्जी डेंसिटी जो उन्होंने फाइंड किया था ये नंबर ऑफ मोड्स एंड एवरेज एनर्जी पर मोड के हिसाब से ये वाले कैलकुलेशन किए थे, मतलब दो टर्म्स में थे। पहला टर्म आ गया था 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यू और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म था एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आए थे प्लैंक के एनर्जी रेडिएशन के, जिसको यहाँ पर इमिसिव पावर के रूप में जो स्टीफन और बोल्जमैन ने इन्होंने रख करके इंटीग्रेट करने का काम किया था, मैथमेटिक्स लगाई थी। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये नंबर ऑफ मोड्स कहलाता है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कहलाता है एवरेज एनर्जी पर मोड, ठीक है। दोनों को गुना कर देते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर न्यू क्या है, तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट जो आर बाई एन के रूप में लिखा जाता है, आर इज गैस कांस्टेंट और एन हो गया अवोगाड्रोस नंबर एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये संयोग से हमको इस इक्वेशन का एनालिसिस या इवन ये इक्वेशन भी सिलेबस में नहीं है, तो आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यही जान लीजिए कि इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थे उसी को स्टीफन ने यहाँ पर रख करके एवरेज निकाला था, तो इसीलिए आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं पढ़ना है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ऑन सॉल्विंग। तो जो मिला स्टीफन को वो डायरेक्ट आपको पढ़ना है कि क्या मिला, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो ओवरऑल अब आप लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी की जो एवरेज इमिसिव पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम टी की पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी कैप्ट इन वैक्यूम। तो अगर आप वैक्यूम में रखते हो, मतलब कि बाहर सराउंडिंग कुछ भी नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग कुछ है, फॉर ब्लैक बॉडी कैप्ट इन एनी मीडियम या सराउंडिंग हैविंग टेम्परेचर T0, तो सराउंडिंग अगर है आपके पास तो फिर आपका फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से फिर इनको एक्सेप्ट भी करना है उस ब्लैक बॉडी को, तो एक्सेप्ट भी करेगा रेडिएशन को, तो उतनी एनर्जी माइनस हो जाएगी। तो नेट इमिशन जो आएगा इसका एवरेज वो सिग्मा टी की पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। तो टी जो हो गया ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया और T0 जो हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट द इमिसिव पावर, या फिर कहिए तो रेट ऑफ रेडिएशन या इमिशन फॉर एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप देख सकते हैं टेम्परेचर का फोर्थ पावर होना चाहिए और टेम्परेचर मस्ट बी इन एब्सोल्यूट स्केल, विच इज नोन एज स्टीफन्स लॉ नॉर्मली बोलते हैं, या फिर इसी को स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ भी कह सकते हैं। और इसी तरह सिग्मा को भी आप स्टीफन्स कांस्टेंट कह सकते हैं या फिर स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था आपका स्टीफन का यहाँ पर जो भी इन्होंने लॉ दिया कि जो भी एवरेज इमिसिव पावर होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी की पावर 4, और अगर सराउंडिंग है तो टी की पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। चूंकि सराउंडिंग से क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वापस, इसलिए ये माइनस लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इस पर फर्दर हम लोग क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं या मैथमेटिक्स होगी, सो देखिए। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो स्टीफन्स लॉ से हमने देखा कि जो भी है आपका एवरेज इमिसिव पावर जो कि लेमडा और टी का फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स टी की पावर 4, ओके। और ये इमिसिव पावर के डेफिनेशन को हमने देखा था डेल्टा क्यू बाय एरिया बाय डेल्टा टी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और फिर सिग्मा टी की पावर 4। तो यहाँ जो ए आप देख रहे हो वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ कोर्स। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या निकल के आ जाएगा, तो सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एनी ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर आप किसी रियल बॉडी के लिए बात करना चाहते हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक टर्म और जोड़ देना है एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन के लिए ब्लैक बॉडी अगर है तो ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है 1, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 करोगे तो ये ब्लैक बॉडी के लिए इक्वेशन बन जाएगा। और अगर कोई रियल बॉडी है तो उसके लिए जो भी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, मतलब इमिसिविटी की वैल्यू होगी, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 0 to 1 के बीच में, तो उसको आपको पुट करना है, तब आपको ये रेडिएशन का रेट आ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो आपने काम किया है ये जस्ट बॉडी का टेम्परेचर टी उसको ध्यान में रख के किया है।
आपने कोई सराउंडिंग कंसिडर नहीं किया है ना, मतलब इसको बॉडी को वैक्यूम में रखा गया होगा तब। और फिर आप जानते हैं कि हमारे पास ये जो डेल्टा क्यू था तो उसकी क्या वैल्यू थी, हमारी डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाती थी, जैसे आप डेल्टा क्यू एनर्जी किसी को सप्लाई करते हो किसी बॉडी को, तो उसके लिए फार्मूला होता था एम एस डेल्टा टी, या फिर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई बॉडी रिलीज करे तो वहाँ भी आप एम एस डेल्टा टी जैसे फार्मूले को यूज़ करते थे। ठीक है, तो उस आधार पर हम लोग इसमें फिर पुट करते हैं फर्दर। तो एम एस डेल्टा टी आपका ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यहाँ एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 हो गया, एक बार लिख दिया, और इस डेल्टा क्यू की जगह फिर हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ गया एम एस डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। ओके, ये हो गया टाइम के लिए और ये हो गया टेम्परेचर चेंज के लिए। तो एप्सिलॉन सिग्मा ए टी की पावर 4 आपको दिख रहा है, और उसके बाद क्या करना है, बस ये एम एस को उठा के इधर ले जाइए, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय एम एस आ गया। एम हो गया मास और एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि टी किया मतलब व्हेन द बॉडी केप्ट इन वैक्यूम दैट इज नो सराउंडिंग। ठीक है, तो उस समय क्या है, ये रेट ऑफ फॉल कह सकते हैं आप। ये क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज, उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और डिवाइड बाय जो भी टाइम इंटरवल लगा, तो 1 सेकेंड में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ ये कह सकते हैं। तो इसको आप कह सकते हो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग का जो आपका एक्चुअल फार्मूला बन रहा है, अगर आपने किसी बॉडी को वैक्यूम में रख रखा है, कोई सराउंडिंग नहीं है वहाँ पे, तो फिर ये वाला फार्मूला वहाँ पे बनेगा। ठीक है, However, if surrounding and hence its temperature T naught is also considered, अगर आपने सराउंडिंग को कंसिडर किया तो फिर उसका टेम्परेचर भी कंसिडर करोगे ना, तो वो T नॉट को अगर कंसिडर करोगे तो फिर एज यूजुअल T नॉट क्या होगा, माइनस हो जाएगा उस तरह से। तो T की पावर 4 के साथ T नॉट की पावर 4 को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर बॉडी क्या करेगा, वापस एब्जॉर्ब भी कर लेता है हीट को, तो फिर जो भी चेंजेस आएगा रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो उस हिसाब से उतना कम हो जाएगा। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। अब ये वाली वैल्यू जो होगी ये होगी आपकी के नॉट हो गई, और फिर आपका T4 माइनस T04। ठीक है, वेयर के नॉट इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर आप मान सकते हैं जो ये वाली वैल्यू को हमने, चूंकि देखिए एप्सिलॉन सिग्मा ए एम एस ये सब किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा, तो उसको हमने एक कांस्टेंट के नॉट मान रखा, और के नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय एम एस। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ किया गया, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो हैंस वी कैन से दैट रेट ऑफ कूलिंग, इसको आप क्या करना है, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी को रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी बाय रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से जो वो कूल होता जाएगा, उसका टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ फोर्थ पावर, डिफरेंस ऑफ फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो जो भी बॉडी का टेम्परेचर उसका पावर 4 और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उसका पावर 4 के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया स्टीफन लॉ के हिसाब से एनालिसिस। अब इसमें फर्दर न्यूटन साहब ने क्या सोचा उसको आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए। इसी इक्वेशन फ्रॉम 2 से हम बात करेंगे। आपने देखा डेल्टा टी बाय डेल्टा टी के नॉट टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को आगे बढ़ाइए, तो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर एंड इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ए बन गया है टी स्क्वायर, बी बन गया है टी नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे रख के आप देखेंगे तो आराम से टूट जाएगा। और उसके बाद जब ये आ गया तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही रखा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, मतलब टी हो गया ए, टी नॉट हो गया बी, तो यहाँ पे ये फिर टूटेगा, तो टी प्लस टी नॉट टी माइनस टी नॉट, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब यहीं पे न्यूटन साहब ने क्या मान लिया कि इफ बॉडी टेम्परेचर टी इज कंपेरेबल टू टी नॉट, मतलब टी बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, अगर ये आसपास हो, ये बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, ठीक है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री तक भी आप हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इस तरह का टेम्परेचर डिफरेंस अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो फिर चूँकि देखिए ये सब जो भी आप काम करते हो वो क्या करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए ये सब आप काम करते हो, 500 600 1000 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी को आप गर्म रखते हो, है ना। तो इसीलिए एक बात कही जा रही है, और उसको केल्विन में बदलोगे तो वो काफ़ी हाई, ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर भी है तो वो 273 केल्विन आ जाता है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका 10-20 केल्विन नेगलेक्ट कर सकते हैं। 10-20 केल्विन का डिफरेंस और 10-20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस सेम रहता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि अगर आपको दिया रहे कि कंपेरेबल है टी और टी नॉट, और सिलेबस के हिसाब से आपको ये कंपेरेबल ही पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो टी इज कंपेरेबल टू टी नॉट, देन आप क्या लिख सकते हैं,
तो हमने क्या किया, टी को टी नॉट बना दिया, क्योंकि टी क्या होगा, समय के साथ वेरी करता रहेगा, लेकिन टी नॉट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, बॉडी थोड़ा सा हीट रिलीज किया, उससे सराउंडिंग के टेम्परेचर को कुछ नहीं होने वाला। सराउंडिंग तो बिल्कुल समुद्र की तरह है, कितना भी टेम्परेचर रिलीज कर लो वो आसानी से चेंज होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी नोट के टर्म में जहाँ तक हो सकता है एक्सप्रेशन को बदलेंगे। तो टी स्क्वायर को बना दिया टी नॉट स्क्वायर, तो एक टी नॉट स्क्वायर पहले से था, तो जहाँ भी ये टर्म थे दोनों मिलकर हो जाएंगे टू टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये टी भी बदल गया टी नॉट में, उसी तरह ये टी बदल दो टी नॉट में, तो यहाँ पर बन जाएगा टू टी नॉट। अब ये टू टी नॉट स्क्वायर और टू टी नॉट को आप यहाँ पे वापस पुट कीजिए, तो यहाँ पर आ गया टू टी नॉट स्क्वायर और यहाँ पर आ गया टू टी नॉट। वो दोनों जब पुट हुए तो देखिए जो बचा हुआ है टी माइनस टी नॉट वो बच गया, और इनको फिर से आप मल्टीप्लाई करिए तो 4 टाइम्स टी नॉट का पावर 3। अब के नॉट तो पहले से कांस्टेंट ठहरा, ये वाली सारी वैल्यू, और उसमें आ गया 4 टाइम्स टी नॉट क्यू। अब टी नॉट खुद भी कांस्टेंट है, तो इनको मिला करके क्या किया हमने, एक नया कांस्टेंट सी नॉट मान लिया। ठीक है, तो सी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट हो गया, जहाँ सी नॉट आप लिख सकते हो के नॉट इंटू 4 टी नॉट क्यू, और के नॉट की वैल्यू मन करे तो यहाँ पे डाल दिया, तो 4 टाइम्स एप्सिलॉन सिग्मा ए बाय एम एस इंटू टी नॉट क्यू बन गया सी नॉट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें दिख रही है अब हमको, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सी नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भी रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो टी माइनस टी नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, और इसी को क्या बोलते हैं, नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसी को बोलना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो आइए अब इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अब इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। बॉडी और जो भी सराउंडिंग होगा उसका जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए। तो मैथमेटिकली अब आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, जहाँ देखिए ऊपर का डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है, नीचे का डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल है, इक्वल टू माइनस सी नॉट टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे देखिए माइनस ये हमने इसलिए लगाया, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फॉल इन टेम्परेचर। इसमें ध्यान देने की बात क्या है समझिएगा, देखिए डेल्टा टी की वैल्यू होगी निगेटिव, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर तो कम होगा। जब भी आप चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर का फॉल हो रहा है तो फाइनल की वैल्यू हो गई कम, तो कम में से अगर ज़्यादा को घटाओगे मैंने टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करोगे तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब ऊपर की टर्म यहाँ पे निगेटिव आ जाएगी, और नीचे में हो गया टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लेफ्ट, तो इक्वालिटी के लेफ्ट साइड हो जाएगा निगेटिव टर्म। लेकिन राइट साइड में देखिएगा तो सी नॉट जो था वो आपका कांस्टेंट था जो बॉडी पे डिपेंड कर रहा था, और टी माइनस टी नॉट में भी आपका टी वैल्यू जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हायर टेम्परेचर है सराउंडिंग से, तभी तो वो हीट को रेडिएट करेगा। तो यहाँ पर टी भी आपका टी नॉट से ज़्यादा हो गया, सो टी माइनस टी नॉट इज पॉजिटिव। तो अगर आप ये माइनस नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये सारे टर्म हो जाएंगे पॉजिटिव, और हमने डेल्टा टी बताया आपको निगेटिव, तो इक्वालिटी के इस साइड निगेटिव, इक्वालिटी के इस साइड पॉजिटिव, तो मैथमेटिकली ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। सो मैथमेटिकली जब लिखना होगा हमको, क्योंकि अब हम इसमें फर्दर मैथमेटिक्स के हिसाब से आगे काम करेंगे, तो यहाँ इसको मैथमेटिकली करेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, और उसको यही कह सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर राइज इन टेम्परेचर होता तो नेगेटिव डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डेल्टा टी पॉजिटिव हो जाता और इधर भी ऑलरेडी पॉजिटिव होता, लेकिन ऐसा है नहीं, डेल्टा टी इज निगेटिव, चूंकि टेम्परेचर गिर रहा है, नीचे आ रहा है, कूल हो रहा है बॉडी, तो आपको एक माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म भी इधर माइनस हो चुका है। खैर, तो अब इसी से आगे बढ़िए, फर्दर वी कैन राइट। तो जो डेल्टा है उसको हम स्मॉल डी के टर्म में रख सकते हैं ताकि इंटीग्रेशन वगैरह किया जा सके। सो डी टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस सी नॉट एंड टी माइनस टी नॉट, इस तरह से हो गया। सो डी टी और ये टी माइनस टी नॉट वाले टर्म को इधर ले आइए, डी टी को इधर लेके जाइए, सो माइनस सी नॉट इंटू डी टी हो गया एंड डी टी बाई टी माइनस टी नॉट, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। देखिए आप, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और ये सी नॉट कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, और डी टी आपका रह गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप इंटीग्रेशन में, आप जानते हैं कि सॉल्व होगा तो एल एन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो एल एन टी माइनस टी नॉट बन जाएगा,
और इधर माइनस सी नॉट इंटू टी। और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आप एक कांस्टेंट कोई सी अलग से डाल सकते हैं। तो अब इससे एक जो इक्वेशन बना इससे आपको पूछता क्या है, इससे आपका वो पूछ सकता है कि ग्राफ एक तो पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा कि भैया बताओ ये ग्राफ एल एन टी माइनस टी नॉट और टी के बीच का ग्राफ। तो एल एन टी माइनस टी नॉट और टी के बीच का ग्राफ अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करिए तो ये चीज़ y हो गई, t को आपने x बना दिया, ये कांस्टेंट था ही इंटरसेप्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए स्लोप आपका निगेटिव हो जाएगा m, तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप आप डाल सकते हैं एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। c की वैल्यू भी आपका यहाँ पर आपको पॉजिटिव लेना था तो वो आपने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से बात हो जाएगी। अब इसमें आगे फर्दर आप देख सकते हैं, अगेन फर्दर फ्रॉम 3, ये जो आपने देखा। अब इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट हम लोग थोड़े दूसरी तरह से लगाते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से क्या लगा दिया, जैसे हमने कहा कि एट t0 मतलब शुरू में जो टेम्परेचर था वो T1 है, तो इधर 0 तो इधर T1। और एट एनी टाइम t जो टेम्परेचर हो गया बॉडी का गिरते गिरते वो हो गया T2 फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर एट जब t तो ये हो गया T2, ठीक है। तो हमने क्या किया इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाया विद इन द प्रॉपर लिमिट्स कि 0 पर शुरू में T1 था और किसी टी टाइम पे T2 हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से वही ln में कन्वर्ट होगा और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये रख दीजिए, t हटा के T2 रखिए और फिर माइनस लगाइए, फिर t हटा के T1 रखिए, ठीक है। तो ये सब अप्लाइड मैथ का छोटा मोटा काम। आई होप कि आप अच्छे समझ रहे हैं। इसको नहीं समझ रहे हैं तो जा करके अप्लाइड मैथ में लॉग वाला सेक्शन देखिए, वो सबको क्लियर करिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। नहीं तो हमेशा फंसते रहिएगा, ये सब चीज़ें रिपीट होती रहती है, प्रॉब्लम में भी रिपीट होगी, तो ध्यान रखिए। सो एल एन टी माइनस टी नॉट T2 बाई T1। सो आप यहाँ पे माइनस करिए तो एल एन माइनस एल एन ए माइनस एल एन बी वाले फॉर्म में पकड़ लिया तो एल एन ए बाई बी हो जाएगा। सो एल एन T2 माइनस टी नॉट बाय T1 माइनस टी नॉट, इस तरह से हो जाएगा, फिर माइनस सी नॉट टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब एल एन को आप इस तरफ फेंकेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो T2 माइनस टी नॉट बाई T1 माइनस टी नॉट को आप लिख सकते हैं e⁻ माइनस सी नॉट टी, ठीक है, लिख सकते हैं। और तो उससे फिर T2 माइनस टी नॉट क्या बन गया, टी वाला इधर चला गया तो T1 माइनस टी नॉट इंटू e⁻ माइनस सी नॉट टी। तो T2 निकालना था फाइनल टेम्परेचर, वो अब आप लिख सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो T नॉट प्लस ये वाला टर्म मतलब T1 माइनस टी नॉट इंटू e⁻ माइनस सी नॉट टी, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 कर सकते हैं, जिसमें आप गौर से देखिए अगर हमने t की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पे 0 रखिए तो e⁻0 हो जाएगा, तो e⁻0 इज 1। तो आपका ये क्या बनेगा, T2 इक्वल टू टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट एंड e⁻0 जब 1 हो जाएगा। सो अब पूरा T नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट ऐसे लिखेंगे, टी नॉट देखिए कैंसिल हो गया, T1 बच गया। तो यही तो माने थे कि जब टाइम 0 था तो उस वक्त जो टेम्परेचर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, T1 आना चाहिए था। तो जो T2 है हमारे यहाँ पे वो फाइनल टेम्परेचर है, तो शुरू में वो क्या था T1, और फिर जब आपने T को देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी टेंड्स किया, मैंने बहुत समय गुजर जाए तब क्या होना चाहिए, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, जब बहुत समय गुजर जाएगा बॉडी का तो बॉडी का टेम्परेचर कहाँ पर आकर के रुकेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T नॉट, आइए देखिए इसमें रख के देखिए, T इन्फिनिटी रखिए तो क्या होगा e⁻ माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए T2 इक्वल टू टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट एज इट इज है, e⁻ क्या हो गया यहाँ पे माइनस, देखिए इन्फिनिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, सी नोट तो आपका कोई पॉजिटिव कांस्टेंट था तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, एंड e⁻ माइनस इन्फिनिटी हो जाता है 0, ये याद रखिएगा। तो कहीं पर इसको मेंशन कर देना है, यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि e⁻ माइनस इन्फिनिटी इज 0। तो माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया मतलब T नॉट सिर्फ बचेगा। सो आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T नॉट, तो होना भी चाहिए। तो बॉडी जो है शुरू में T1 टेम्परेचर पर था तो वो इन्फानाइट टाइम अगर गुजर जाए, इन्फानाइट मतलब वेरी लॉन्ग टाइम अगर गुजर जाए तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ जाएगा, T नॉट टाइम पर आ जाएगा, ठीक है। और बीच में अगर किसी T टाइम पे पूछेगा तो आपको इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई, और जैसे हमने इसको इस तरह से लिमिट रख के किया तो वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। जैसे कि ये तो आपको एक जनरल इक्वेशन आ ही गया, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक टाइमिंग रख देंगे T1 तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का रख देंगे, फिर यहाँ पे T2 तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, और फिर आपस में अपना माइनस वगैरह करके आप चाहें तो टाइम इंटरवल वगैरह निकाल सकते हैं, तो उससे आसान पड़ेगा यही, तो आप चलिए ऐसे ही कर लिया। अब ये जो इक्वेशन हमको आया इसके हिसाब से एक बार जरा ग्राफ को देख लिया जाए, ठीक है, कि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर T1 इनके बीच का और
सराउंडिंग टेम्परेचर, इन सब का मिला जुला के ग्राफ आता किस नेचर का है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो हमारे पास यही इक्वेशन था, T2 इक्वल टू टी नॉट प्लस T1 माइनस टी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस सी नॉट टी। तो शुरुआत में आपका टेम्परेचर क्या था, तो शुरुआत में टेम्परेचर था हमारा T1, तो T1 हो गया। ठीक है, और बाद में सराउंडिंग टेम्परेचर पर वो आ जाता है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, तो कुछ टी नॉट है जो कि कम होगा T1 से, ये हो गया टी नॉट। और यहाँ पर आने के लिए वो इन्फाइनाइट टाइम यूज करेगा, मतलब ग्राफ जो होगा ये इधर कहीं जा करके कट करेगा। तो T1 से आपका टेम्परेचर फॉल यहाँ शुरू होगा, और ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये ना, ई टू द पावर माइनस समथिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। सो एक्सपोनेंशियली आपको इसको डिक्रीज कराना है और इस तरह से आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो टी जब इन्फिनिटी को जाएगा तब ये जाके टी नॉट को टच करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा T1। ठीक है, और T2 जो है इसके बीच में अपना को भी कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम T रखिएगा, तो वहां पे आपका जो भी वैल्यू आएगा वही आपको वो T2 बता रहा है। तो आप कह सकते हैं ये T जो है आपका, T कह लीजिए, टेम्परेचर कह लीजिए, या फिर T2 कह लीजिए, एक ही बात होगी। ओके, T कहिए या T2 कहिए, और वर्सेस T, ये बात हो गई। तो ये तो सराउंडिंग टेम्परेचर था, तो इस तरह का एक्सपोनेंशियली ग्राफ होगा। इसमें देखिए नोटिस करने की बात क्या होती है, अगर आप इक्वल इंटरवल को कंसीडर करते हो, जैसे हमने लिया यहाँ से यहाँ इंटरवल, फिर इतना ही लगभग यहाँ ले लीजिए, इतना ही यहाँ ले लीजिए, और इतना ही यहाँ पर ले लीजिए, इस तरह से इक्वल 4 इंटरवल हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर इसके सामने आप देखिए, शुरू में टेम्परेचर यहाँ पर था, जब आप यहाँ पर आ गए तो टेम्परेचर का फॉल इतना ज़्यादा हो गया, देख सकते हो। लेकिन फिर आप अगला उतना ही इंटरवल कंसीडर करो, तो देखो आपका जो फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है वो मात्र इतना सा हो रहा है। ठीक है, इंटरवल आपने उतना ही लिया जितना पहले लिए थे, देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि फॉल इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो तो काफ़ी कम हुआ है पहले के रिस्पेक्ट में। फिर उतना ही लो आप यहाँ पर इंटरवल, और फिर इसको देखो तो क्या दिख रहा है हमको, और फॉल इन टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। तो इक्वल टाइम इंटरवल पर अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो जो फॉल इन टेम्परेचर है वो काफ़ी, उसका रेट जो है वो स्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप इक्वल टाइम इंटरवल को कंसीडर किए हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम इंटरवल में तेज़ी से टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर बाद में बहुत स्लो हुआ और स्लो हो गया और स्लो होता चला गया। तो यही है नेचर टेम्परेचर के फॉल होने का। तो जो भी रेट आपका है कूलिंग, वो आप देखते हैं कि समय के साथ वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सो आप लिख सकते हैं rate of cooling is faster at initial time and then becomes slower as discussed above। जैसा यहाँ पर हमने चर्चा किया कि इक्वल इंटरवल लिया, लेकिन फॉल इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो शुरू में ज़्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, बहुत 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 कम होता चला गया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर नोटिस करने की। तो इसी को बोलते हैं आपका कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व बोल सकते हैं। ये कर्व की तरह इस तरह से डिक्रीज करता जा रहा है ना, CUR एक साथ आ गया, ठीक से लिख देता हूँ, कूलिंग कर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कूलिंग कर्व आ गया। सो ये जो आपका डिक्रीज करता जा रहा है वो कोई स्ट्रेट लाइन से नहीं आएगा, बल्कि वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ शो करता है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग नेचर, जिसमें मतलब ये हो गया कि शुरू में ज़्यादा तेजी से गिरेगा, बाद में वो धीरे धीरे कम तेजी से गिरेगा। ओके, तो रेडिएशन शुरू में फास्ट होगा, बाद में वो रेडिएशन स्लो हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग को ले लें, उनके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो ग्राफ कैसे आएगा। तो रेट ऑफ कूलिंग कहने का मतलब वही डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ रखा, ये पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा भाई,
इसको तो हमने पढ़ रखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ही देखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। तो हमने यही तो पढ़ रखा, मतलब वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। तो ये वाला चीज आपका बन गया यहाँ पर y एक्सिस पे आ गया वो, और ये जो आ गई आपकी वो x एक्सिस पे आ गई। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब क्या हो गया, y एक स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ ओरिजिन से पास करता हुआ थोड़ा डॉटेड लाइन दिखा सकते हो और उसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये थे आपके न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कूलिंग कर्व्स। अब यहाँ पर देखिए, इसमें न्यूटन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, जो आपको T2 या फाइनल टेम्परेचर एट एनी टाइम T प्रोवाइड करवा रहा है, ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल आने की वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। साथ ही इसमें एक कांस्टेंट सी नॉट भी शामिल है इस तरह से। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने में नॉर्मली हाथ से पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी हो पाएगा लेकिन हमेशा नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में पूछेगा तो आपको इसकी जगह किसी दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा सा उसको भी समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में पूछेगा क्या और कैसे हम लोग इसका एक अल्टरनेट इक्वेशन को यूज़ में लाएंगे। तो नोट करके और वीवीआई करके भी हम लोग आगे इस बात को समझेंगे। जैसे हम लोगों को क्या दे रखेगा एग्ज़ाम में, जैसे दे दिया कि कोई कप है और उसमें आपने चाय रखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए वो किसी टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पर है, इस तरह से दे सकते हैं। और सराउंडिंग टेम्परेचर मान के चलिए जो टी नॉट वैल्यू थी वो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस रहा हो, डिफरेंस आपको 60 का है, तो ये सब आपको न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए कि अब ये रखी हुई चाय है तो फिर ये ठंडी होगी, इसका टेम्परेचर फॉल होगा। तो ये आ गया मान लीजिए 80 से 70 पर आ गया और इसने समय ले लिया कुछ 5 मिनट का, इसने टाइम ले लिया। ओके, ऐसा हो सकता है। ये एक केस हो गया, एक कंडीशन हो गया। अब आपको क्या कहेगा, अब आपको कहेगा कि बताइए यही चाय जो रखी हुई है 70 डिग्री से अब मान के चलिए 60 डिग्री होने में कितना टाइम रिक्वायर करेगा, ये टी आपको निकालना है। चलिए मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि ये T2 आपको फाइंड करना है। ये मान लिया हमने T1 कि T1 आपको जो है ये दे रखा है 5 मिनट, और यहाँ पर आपको T2 जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जो कूलिंग कर्व है, थोड़ा सा एक अंदाज उससे भी लग जाएगा। कूलिंग कर्व हमारा इस तरह से आता था, तो जिसमें ये बताएगा कि शुरू में तो टेम्परेचर का फॉल काफ़ी तेज़ी से होगा, बाद में वो फॉल थोड़ा धीरे होगा। तो अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ ये देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर अगर कंसीडर करते हो तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसको मैंने हाफ कर दिया, यहाँ आ गया, फिर इसका भी हाफ हो गया, यहाँ पे हो गया, और इसका भी हाफ यहाँ पे हो गया। देखिए अगर हम ये सोचें कि ये इक्वल इंटरवल यहाँ से यहाँ डेल्टा थीटा का फॉल हुआ तो टाइम कितना लगा, तो शुरू में तो इतना टाइम लग गया। अभी उतना से ही हम लोग को फिर फॉल करना है, फिर फॉल होगा तो ध्यान देंगे, देखिए ये टाइम इंटरवल इंक्रीज कर गया, पहले छोटा था अब इससे बड़ा हो गया। उतना से ही फॉल फिर लीजिए तो आप पाएंगे कि इंटरवल अब आपका और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरवल से टेम्परेचर का फॉल दिखाया जाए तो करस्पॉन्डिंग लगने वाला टाइमिंग डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 तो ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा T1 सबसे कम, डेल्टा T1 डेल्टा T2 इससे ज़्यादा और डेल्टा T3 इससे भी ज़्यादा। अगला अगर यही डेल्टा थीटा का फॉल हो तो और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आपने फॉल देखा कितने का हो रहा है, 10 का, फिर से आप पूछ रहे हो 10 का फॉल होगा, तो यहाँ पर जो टाइम लगा है यकीनन उससे अब ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, 10 डिग्री का फर्स्ट फॉल जो भी टाइम लगा, फिर 10 डिग्री का फॉल, तो अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले से ज़्यादा लगेगा। तो एक अंदाज तो कर सकते हैं कि ये T2 जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 5 मिनट, लेकिन कितना होगा एग्जैक्ट अगर इसको निकालना हो तो जो भी न्यूटन्स लॉ का जो भी हमारा इक्वेशन है उसमें लॉगरिथमिक टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन हो जाएगा आपका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको आइए समझ लेते हैं। तो उसमें करना क्या है, आपको इस इक्वेशन को याद रखिएगा,
डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हम लोग कर देते हैं, वही उसको बार बार कैपिटल टी नहीं पढ़ के इस बार थीटा पढ़ दिए, टेम्परेचर चेंज हो गया वो। तो वो वैल्यू जो है ये हम याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल कहा था ना कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसको क्या करते हैं, एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो चेंज होगा तो उसका क्या करना है, एवरेज ले लेना है, ठीक है। और फिर माइनस थीटा नॉट, जहाँ थीटा नॉट हो गया सराउंडिंग टेम्परेचर, ओके। तो इसको थीटा नॉट से दिखा रहे थे, चलो यहाँ भी हमने थीटा नॉट लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको यूज करना है, दिस इज द एवरेज कैलकुलेशन, एवरेज कैलकुलेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए ये जो होगा आपका एवरेज कैलकुलेशन इससे हो जाएगा। तो फॉर 2 केसेस, तो अगर 2 केसेस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा टी 1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा 2 बाय डेल्टा टी 2, इस तरह से आएगा, इक्वल टू, तो क्या होगा ऊपर वाला, इसके जगह पर चूंकि जो कांस्टेंट आएगा तो कैंसिल हो जाएगा वो, इतना तो आप समझ ही रहे हो। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पर भी जो एवरेज आएगा इनका तो उसमें क्या करना है, हम लोग डैश कर देते हैं, ठीक है। माइनस थीटा नॉट, तो दोनों में सराउंडिंग टेम्परेचर सेम ही रहेगा, तो इस तरह से हो गया। तो अगर इस चीज़ को भी देखा जाए, अरेंज करके लिखिए, तो डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा थीटा 2, और ये T2 ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1, ठीक है। बाकी ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो एज इट इज में क्या, तो ऊपर वाले टेम्परेचर का एवरेज, जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ था उसका एवरेज, डिवाइडेड बाय थीटा 1 डैश थीटा 2 डैश, इसका वाला एवरेज माइनस थीटा 2। तो इस तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे ना तो ये सवाल फिर आराम से बिना लॉग के, बिना एक्सपोनेंशियल के आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली आंसर भी करेक्ट आ जाता है। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेल्टा थीटा 1 पहले का चेंज कितने का आ रहा है, 80 माइनस 70, 10 का चेंज आ रहा है, तो चलिए 10 रख दिया। डेल्टा थीटा 2, ध्यान से समझते जाइए, यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, तो 70 माइनस 60, ये भी 10 का चेंज आ रहा है, ये भी 10 रख दिया। और अब देखिए पहले का टाइमिंग और दूसरे का टाइम क्या था, तो पहले का टाइम तो 5 है, तो डेल्टा T1 हो गया आपका 5, और डेल्टा T2 आपको निकालना है, तो डेल्टा T2 चलिए निकालना है, और ये हो गया है 5 मिनट, ठीक। अब उधर क्या लिखना है, सो देखिए उधर ऊपर में क्या जाएगा, तो पहला वाला जो फॉल हुआ उसका एवरेज जाना है, मतलब 80 प्लस 70 बाई 2, मतलब बीच की वैल्यू, तो 80 से 70 के बीच की वैल्यू क्या हो गई 75, तो 75 डिग्री, और माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर जो दे रखा है क्वेश्चन में 20 डिग्री। उसी तरह से नीचे में जो सेकेंड टाइम देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों का एवरेज 60 और 70 का एवरेज बीच में जाएगा 65, तो 65 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व किया कितना आएगा, तो 75 माइनस 20 कितना हो गया भाई 55, ठीक है। और 65 माइनस 20, तो ये भी हो गया आपका 45, ओके। हाँ जी, तो अब इसको 5 से काट दो, तो 11/9, और ये इधर खत्म हो गया, तो आपका जो डेल्टा T2 गया ये हो गया 5 टाइम्स 11/9, मतलब 55/9, तो भाग देंगे 6.11 है ना, तो इतना मिनट हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग पहले जो ग्राफ से यही कंक्लूड कर सकते थे कि 5 से ज़्यादा तो लगेगा, बट कितना ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए फिर एक एवरेज कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना, 6.11 मिनट लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपको बनाने होते हैं। तो कभी ये फाइनल टेम्परेचर दे करके ये इंटरवल T2 पूछ लिया, या फिर कभी क्या करेगा ये T2 दे करके ये फाइनल टेम्परेचर पूछ लेगा, तो इसी प्रोसेस से करना है। तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही रखेंगे, और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो रेडिएशन में लगभग इतना ही आपको थियोरेटिकल सारी बातें हैं जो डिस्कस हो गई, ये सब पढ़ना था,
और अब हम लोग जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करके याद रखिए सारे फार्मूलों को, सारे थ्योरी को, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।